प्रिय विद्यार्थियों, एसएम महाविद्यालय चंदौसी के अर्थशास्त्र विभाग की बीए पार्ट 1 की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आपने बीए पार्ट 1 के अपने पाठ्यक्रम में अर्थशास्त्र विषय को चुना है, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मैं डॉक्टर अजय के अस्थाना, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, एसएम कॉलेज चंदौसी हूँ। विश्वविद्यालय के द्वारा बीए प्रथम वर्ष के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, उसमें 2 प्रश्न पत्र हैं। उसमें से पहला प्रश्न पत्र मैं आपको पढ़ाऊँगा, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि अब पढ़ाई परंपरागत क्लास में ना होकर ऑनलाइन ही होगी। आप लोगों को इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज ये हमारी इस प्लेटफॉर्म पर पहली भेंट है। ये भेंट पारंपरिक क्लासरूम न होकर रियल टाइम अर्थात वर्चुअल क्लासरूम है, जहां मैं तो आपको टीच करूंगा ही, आप भी मेरे द्वारा पढ़ाए गए विषय पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। विद्यार्थियों, हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, अतः इसके परिचय से ही अपनी बात प्रारंभ करते हैं। इस दुनिया में ज्ञान का भंडार अथाह है। मानव जीवन बहुत छोटा है, अतः हम सब कुछ एक साथ अध्ययन न कर अपनी योग्यता एवं रुचि के अनुरूप विषय चुन लेते हैं और उसी में विशेषज्ञता हासिल करने का प्रयास करते हैं। अपनी रुचि से चुने हुए विषय के ज्ञान को प्राप्त करने की अनेक विधियां हो सकती हैं। उनमें से संभवतया सर्वश्रेष्ठ विधि वैज्ञानिक विधि अर्थात साइंटिफिक मेथड कहलाती है। इस विधि में ज्ञान को एक विशिष्ट प्रक्रिया अपनाते हुए प्राप्त किया जाता है और तब इस प्रकार प्राप्त ज्ञान को विज्ञान या साइंस कहा जाता है। विज्ञान को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। नंबर 1 प्राकृतिक विज्ञान या नेचुरल साइंस। नंबर 2 सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस। प्राकृतिक विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, गणित विज्ञान इत्यादि जैसे अनेक विषय आते हैं, जबकि सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र इत्यादि जैसे विभिन्न विषय आते हैं। प्राकृतिक विज्ञान प्राकृतिक मैटर एवं घटनाओं से संबंधित होते हैं, इसलिए अधिक निश्चितता लिए होते हैं, जबकि सामाजिक विज्ञान मानव व्यवहार से संबंधित होते हैं और इसलिए बहुत कम निश्चितता लिए होते हैं, बल्कि ये तो अपने साथ कुछ शर्तों को जोड़े रहते हैं, जैसे यदि अन्य बातें सामान्य रहें। विद्यार्थियों, हमारा अर्थशास्त्र ज्ञान की वो शाखा है जो वैज्ञानिक पद्धति अपनाकर चलती है और मानव के आर्थिक व्यवहार का विश्लेषण करती है। अतः निसंदेह यह एक सामाजिक विज्ञान है। पुनः विज्ञान को एक अन्य दृष्टिकोण से 2 और श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 वास्तविक विज्ञान, नंबर 2 आदर्श विज्ञान। वास्तविक विज्ञान किसी तथ्य या घटना या व्यवहार की वास्तविकता का अध्ययन करता है,
जबकि आदर्श विज्ञान बताता है कि वस्तु स्थिति क्या होनी चाहिए। इसी आधार पर माना जाता है कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान भी है और आदर्श विज्ञान भी। विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि मानव का आर्थिक व्यवहार है क्या। वास्तव में मनुष्य अपने जीवन में बहुत तरह की क्रियाएं एवं व्यवहार करता है। संक्षेप में, जो क्रियाएं और व्यवहार उसके अपने जीवन यापन एवं जीवन स्तर को बेहतर करने से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हों, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन एवं कल्याण से जुड़ी भी होती हैं, वे सब आर्थिक क्रियाएं अथवा आर्थिक व्यवहार कहलाती हैं। इस दृष्टिकोण से मनुष्य द्वारा की गई उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, क्रय विक्रय, आय अर्जन, करारोपण, व्यय, बचत, निवेश इत्यादि सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं अथवा आर्थिक व्यवहार हैं और इन सब का अध्ययन, विश्लेषण ही अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स कहलाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम अर्थशास्त्र के उद्भव के बारे में बात करेंगे। अर्थशास्त्र ज्ञान की वो शाखा है जो वैज्ञानिक पद्धति से मनुष्य के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करती है और मनुष्य का आर्थिक व्यवहार उसके जन्म के साथ ही प्रारंभ हो गया था। परंतु मानव सभ्यता के प्रारंभ में आर्थिक व्यवहार के अस्तित्व के बावजूद अर्थशास्त्र नामक कोई विषय या ज्ञान की शाखा नहीं थी। अर्थशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में प्राचीन काल में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में कौटिल्य या चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम रखने में किया गया था। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि उस पुस्तक का नाम ही अर्थशास्त्र था। वो आधुनिक संदर्भ वाला अर्थशास्त्र विषय अथवा विश्लेषण नहीं था। वो राजनीति शास्त्र एवं राजा के लिए दिशा निर्देश अधिक था। यूरोप में 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान वणिकवाद यानी मर्केंटलिज्म और उसके पश्चात प्रकृतिवाद यानी फिजियोक्रेसी नामक दो आर्थिक विचारधाराएं विकसित हुईं, जिनमें कुछ विशिष्ट प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को महत्व दिया गया था। इस प्रकार अब तक आर्थिक विचारधारा का अस्तित्व आ चुका था, किंतु अभी भी अर्थशास्त्र जैसा कोई विषय या ज्ञान की शाखा नहीं जन्मी थी। विद्यार्थियों, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के समय इंग्लैंड देश के एक विद्वान एडम स्मिथ ने इंग्लैंड के आसपास के यूरोप के देशों में जाकर वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था द्वारा अपनाई जा रही आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक क्रियाकलाप, जनता की आर्थिक गतिविधियाँ इत्यादि का अध्ययन कर निष्कर्ष के रूप में एक पुस्तक लिखी, जो इंग्लैंड में सन 1776 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसे संक्षेप में केवल वेल्थ ऑफ नेशंस भी कहते हैं। इस पुस्तक में ही सर्वप्रथम अर्थशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। यहीं से अर्थशास्त्र का एक विषय के रूप में जन्म माना जाता है और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, सन 1776 में जब एन इंक्वायरी इनटू द नेचर
एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक प्रकाशित हुई तो उसमें उसके लेखक एडम स्मिथ द्वारा अर्थशास्त्र को सर्वप्रथम एक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। तब से लेकर अब तक विभिन्न विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न समय काल में अर्थशास्त्र को भिन्न भिन्न आधारों पर भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया जाता रहा है। इस प्रकार अब तक अर्थशास्त्र की जितनी भी परिभाषाएं प्रस्तुत की गई हैं, उनको उनके स्वभाव एवं विशेषताओं के आधार पर कई श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जैसे नंबर 1, धन संबंधी परिभाषाएं। नंबर 2, कल्याण संबंधी परिभाषाएं। नंबर 3, सीमित साधनों संबंधी परिभाषाएं। नंबर 4, आर्थिक विकास एवं वृद्धि केंद्रित परिभाषाएं। प्रथम श्रेणी की परिभाषाओं के अंतर्गत परिभाषा देने वाले विद्वानों में अग्रणी विद्वान एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक ही थे, जिन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इसके पश्चात उनके विचारों से सहमत होते हुए अनेक विद्वानों ने अर्थशास्त्र को भिन्न भिन्न शब्दों में धन पर आधारित करते हुए ही परिभाषित किया। ये परिभाषाएं अर्थशास्त्र का एक निश्चित स्वभाव निर्धारित करती हैं। इनके प्रभाव स्वरूप इंग्लैंड के तत्कालीन समाज में सामान्य मनुष्यों द्वारा केवल उन्हीं आर्थिक क्रियाओं को महत्व दिया जाने लगा जिनसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से धन की प्राप्ति होती थी। वे समस्त भावनाएं एवं क्रियाएं जो परोपकार एवं सहयोग के उद्देश्य से की जाती थीं, उनका महत्व बहुत घट गया। फलस्वरूप समाज में अव्यवस्था फैलने लगी और इस कारण विद्वानों ने इस श्रेणी की परिभाषाओं की आलोचनाएं प्रारंभ कर दी। ये शोध किया जाने लगा कि किस प्रकार अर्थशास्त्र को मात्र धन के विज्ञान से एक बेहतर समाजोपयोगी एवं समाज कल्याणकारी विज्ञान बनाया जा सके। इन विद्वानों में अग्रणी थे इंग्लैंड के ही प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। प्रोफेसर मार्शल ने अपनी एक पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र को कल्याण का विज्ञान बताते हुए परिभाषित किया। तत्पश्चात उनके बहुत सारे समर्थकों ने भी कल्याण आधारित परिभाषाएं प्रस्तुत की। कल्याण आधारित परिभाषाओं में ये कहा गया कि धन उपार्जन का उद्देश्य कल्याण में वृद्धि करना ही है। अतः जब तक धन से मनुष्य के कल्याण में वृद्धि होती है, तभी तक उसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाना चाहिए, और जब धन कल्याण वृद्धि में सहायक ना रहे तो वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र के बाहर कर दिया जाना चाहिए। ये परिभाषाएं बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई और इन्होंने अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान से अधिक व्यवहारिक विज्ञान अर्थात कल्याण का विज्ञान बना दिया। लगभग 40-42 वर्षों के उपरांत इंग्लैंड में ही एक अन्य विद्वान प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स हुए, जिन्होंने अर्थशास्त्र को कल्याण अथवा अकल्याण के विचारों से मुक्त करते हुए अधिक तकनीकी रूप से अर्थशास्त्र को पुनः परिभाषित किया और कहा कि अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जो इस बात का अध्ययन करता है कि किस प्रकार मनुष्य अपने वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित संसाधनों का उपयोग करते हुए अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। यही विचारधारा एवं इसके अंतर्गत दी गई परिभाषाएं तीसरी श्रेणी की अर्थात सीमित साधन संबंधी परिभाषाएं कहलाती हैं। ये विचारधारा 1930 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व के काल में प्रचलित रही। इसे मार्शल की विचारधारा से सैद्धांतिक रूप में बेहतर माना जाता है,
परंतु व्यवहारिक रूप में मार्शल की विचारधारा को ही श्रेष्ठ माना जाता है। विश्व में 1939 से 1945 के दौरान चले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विश्व के अधिकांश देशों में बड़ी मात्रा में विनाश हुआ और युद्ध समाप्ति के पश्चात शांति काल में इन देशों में आर्थिक विकास एवं वृद्धि ही प्रमुख समस्या बनकर उभरी। अतः 1945 के उपरांत अमेरिका में एक विद्वान प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन ने अर्थशास्त्र को आधुनिक संदर्भों में आर्थिक विकास एवं वृद्धि पर केंद्रित करते हुए पुनः परिभाषित करने का प्रयास किया और अर्थशास्त्र की एक विकास केंद्रित नवीन परिभाषा प्रस्तुत की। सत्य ये है कि अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक व्यवहार पर आधारित विज्ञान है और मनुष्य का आर्थिक व्यवहार समय एवं परिस्थितियों के अनुसार कुछ निश्चित कालखंड के उपरांत बदलता रहता है। यही कारण है कि एक विशिष्ट कालखंड में दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा उस समय के मानव के आर्थिक व्यवहार एवं सोच पर आधारित होती है, जो किसी दूसरे कालखंड में आकर मानव व्यवहार एवं सोच बदल जाने के कारण त्रुटिपूर्ण दिखाई देने लगती है। फलस्वरूप नवीन परिस्थितियों के अनुरूप नवीन परिभाषा दी जाती है, जो पुनः अगले कालखंड में त्रुटिपूर्ण मालूम पड़ने लगती है। यही कारण रहा है कि भिन्न भिन्न कालखंडों में अर्थशास्त्र की भिन्न भिन्न परिभाषाएं प्रस्तुत की जाती रही हैं और यही कारण है कि अर्थशास्त्र की कोई सर्वकालिक सर्वमान्य परिभाषा नहीं रही है। इसी सोच के साथ आधुनिक समय में विद्वानों ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का कार्य अनावश्यक जानकर छोड़ दिया है और वे अपना ध्यान एवं शोध वास्तविक आर्थिक समस्याओं पर केंद्रित करने लगे हैं। तथापि अंत में ये कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वो शाखा है जो इस बात का अध्ययन करता है कि मनुष्य किस प्रकार अपने सीमित साधनों के उपयोग से अपनी असीमित आवश्यकताओं में से अभीष्ट को चुनकर उनको संतुष्ट अर्थात उपभोग करने का प्रयास करते हुए अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करता है एवं इस हेतु किस प्रकार अन्य क्रियाएं जैसे उत्पादन, विनिमय एवं वितरण इत्यादि करता है। इस संदर्भ में अर्थशास्त्र इस बात का भी अध्ययन करता है कि एक समाज में मनुष्य की इन क्रियाओं को व्यवस्थित करने हेतु शासन व्यवस्था द्वारा किस प्रकार राजस्व संबंधी क्रियाएं की जाती हैं। चूँकि इन सभी क्रियाओं एवं व्यवस्थाओं में मुद्रा के प्रयोग एवं व्यवहार का विशिष्ट महत्व होता है, अतः अर्थशास्त्र में मुद्रा एवं व्यापार का अध्ययन भी किया जाता है।